गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 एनसीईआरटी सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 है आज। ठीक है, इससे पहले मैंने कल आपको जो है इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दी थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है करियर माउंट 2.0, ये चैनल मेरा है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे। ठीक, तो चलो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज जो है शुरू किया जाता है। ठीक, क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स। ठीक है, चैप्टर इसका फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बेसिक जो है नॉलेज दी थी। ठीक, आज जो है इसके आगे इसका बताऊंगा इंडियन कैरेक्टर। ठीक है, इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके मेन वर्क क्या थे, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन कैरेक्टर। ठीक, मेन कैरेक्टर। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन कैरेक्टर के बारे में आज बताऊंगा। तो पहला इसका है, फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म संघवाद। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में दो गवर्नमेंट का वर्क, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या होता है, दो गवर्नमेंट का वर्क करना होता है। जैसे पहला है सेंट्रल। ठीक है, जैसे भारत है, इंडिया को मान लेते हैं, तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे देश को ऑफिशियल अनऑफिशियल सभी चीजों को मैनेज करती है, पूरे देश के वर्क को जो है ऑपरेट करती है। और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेट, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को के स्टेट की जो सारा ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो वर्क होगा वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो फेडरलिज्म का मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद होता है। तो संघवाद मतलब क्या होता है कि स्टेट एक पर्टिकुलर कंट्री जहां पर दो सरकारें वर्क करती हैं, तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया फेडरलिज्म। तो दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका दूसरा फैक्टर क्या है। ठीक, इसका दूसरा फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स रीडिंग पार्लियामेंट्री रूल। ठीक है, रीडिंग पार्लियामेंट्री रूल। ठीक है, रीडिंग पार्लियामेंट्री रूल का मतलब क्या होता है। ठीक, रीडिंग पार्लियामेंट्री में क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया, जैसे लगभग मान के चलिए कि 1757 से लेकर के 1957 तक लगभग 150 सालों तक। ठीक है, 150 सालों तक क्या हुआ था, 150 से 200 सालों तक क्या हुआ था कि पर्टिकुलर अंग्रेजों का शासन हो गया था भारत पर। तो क्या होता था कि अपने ही देश में रह करके इंडियन पीपल जो थे वो अपने ही देश में रह करके क्या करते थे, अपने ही देश में रह करके अपनी ही मन की जो है लाइफ नहीं जी सकते थे। तो ये काम दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें रीडिंग पार्लियामेंट्री रूल भी बना दिया गया, क्योंकि इससे क्या होगा, जो पीपल है वो फ्री रहेंगे। ठीक है, और मेक डिसीजन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, फिर चाहे वो फ्री रहेंगे, लोग फ्री रहेंगे, अपने द्वारा डिसीजन ले लेंगे।
ये क्या कहाँ बताया गया रीडिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो चाहे किसके राइट हो, चाहे वोट राइट हो, चाहे वो वोट राइट हो, किसी भी पार्टिकुलर सरकार को चुनना हो वो राइट हो, तो ये सारी चीजें किसमें है, रीडिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब उसके बाद हम आगे आते हैं तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शक्तियों को बंटवारा किस प्रकार हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है शक्तियों को बंटवारा। ठीक है, तो इंडिया में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसकी शक्तियों का 3 टाइप से जो है डिवाइडेशन किया गया है। तो पहला है लेजिस्लेचर, पहला क्या है स्टूडेंट, लेजिस्लेचर है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, ठीक, तीसरा है जुडिशियरी। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से किया गया है। तो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, द थर्ड वन इज जुडिशियरी। तो इसका मतलब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है स्टूडेंट, विधायिका होती है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होती है, कार्यपालिका होती है, और जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका होती है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो थर्ड था, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप से हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। ठीक, इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे है स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके आगे हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार के आगे क्या किए गए, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। There are 6 fundamental rights. The first one is right to equality. The first one is right to equality. चौथे में हमारा है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में क्या है स्टूडेंट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी मतलब होता है समानता का अधिकार। जितने भी इंडिया के लोग हैं वो क्या है, एक समान इक्वल है, इसको कहा गया राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक, राइट टू फ्रीडम। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में अफ्रीका में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी के पहले अफ्रीका में क्या होता था कि जो स्लेव थे वहां पे, जो गुलाम थे, गुलामों को क्या किया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन जैसे वहां पर अब्राहम लिंकन जो थे, वो अब्राहम लिंकन वहां के प्रेसिडेंट बने, तो क्या हुआ, उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम। सेम कंडीशन इंडिया में भी हुई। यहाँ पर भी जो ब्रिटिश रूल करते थे, तो यहाँ पे जो लोअर क्लास के लोग थे, जो मतलब खेतों में काम करने वाले फार्मर्स और लोअर क्लास के लोग, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, स्लेवरी जैसा। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारा क्या लिखा गया, क्या बताया गया, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम क्या हुआ, हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार कि इंडिया के सारे लोग क्या है, एक समान है। राइट टू फ्रीडम, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हुआ कि सभी लोग, इंडिया के सभी लोग क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है तीसरा, ये दोनों इरेज करता हूं, ठीक है, हमारा थर्ड है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में थर्ड है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना।
मतलब किसी को मेंटली टॉर्चर करना या किसी को जो है जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना लेना या किसी से जबरदस्ती काम करवाना, ये क्या होता है? राइट का शोषण होता है। तो इसके लिए खिलाफ क्या हुआ है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ से थोड़ा आगे खुल गया है, ठीक, आगे ध्यान देना। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार दिया गया है। क्या पर नंबर 4 पे आ जाओ। 4 पे क्या है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में क्या दिया स्टूडेंट्स? तो क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इंडिया कोई सेकुलर कंट्री नहीं है, मतलब इंडिया सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जो है रिलीजन को मान्यता नहीं दी गई, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जैसे मान लें यहाँ पर हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं तो हिंदुओं को क्या किया गया कि इंडिया की हिंदू कंट्री बना दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी जो है धर्मों को इक्वली जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे पारसी हो, सिखिज्म, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी यहाँ पर रिलीजन रहते हैं, रिलीजन पीपल रहते हैं, उनको क्या किया गया है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। वो चाहे हिंदू है तो अगर इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसको इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने की आज़ादी है। अगर इस्लाम है, इस्लाम धर्म को मानता है, अगर वो हिंदू बनना चाहे तो उसके लिए भी क्या है यहाँ पर जो है फ्री किया गया है, ये राइट टू रिलीजियस है, ठीक है। नंबर 4 पे, अब नंबर 5 पे आते हैं मेरे स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे क्या है? राइट टू कल्चरल एंड एकेडमिक, ठीक है। राइट टू कल्चरल राइट कल्चरल एकेडमिक, ठीक है। राइट टू कल्चरल एकेडमिक का मतलब क्या है? सांस्कृतिक और साक्षरता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग जो है किसी भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो पर्व मनाते हैं, जो फेस्टिवल मनाते हैं, उसको जो है मनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। उनका अपना कल्चर है, उस कल्चर के लिए क्या है? फ्री है, पढ़ने के लिए फ्री है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए फ्री है। ये क्या हो जाता है? नंबर 5 पे आ जाता है राइट टू कल्चरल। एक बार दोबारा से मैं इसको जो है रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू कल्चरल एकेडमिक, मतलब यहाँ पर धार्मिकता और स्वतंत्रता, संस्कृति और स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये हमारे किसमें आता है? राइट फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आगे आते लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब है यदि किसी नागरिक को, ठीक है, यदि किसी मेंबर को लगता है कि स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, मतलब उसका जो राइट है, उसका जो अधिकार है, उसको वहां से बाहर नहीं जाने दिया। जैसा भी कुछ दिन पहले एक मुद्दा आया था, कहाँ पे था वो? सबरीमाला, एक मंदिर थी सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जो है साउथ इंडिया का एक टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल। यहाँ पर क्या किया गया था कि जो वुमेन थी उनको, उन वुमेन को क्या किया गया था कि बैन कर दिया गया था कि मंदिर के अंदर वुमेन का आना क्या है? प्रोहिबिटेड है, मतलब वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वहां पर वुमेन को लगा कि इस स्टेट ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे राइट्स का क्या किया है? उल्लंघन किया है, ठीक है, हमारे राइट्स को जो है अगेंस्ट में काम किया है। तो उसको सुधार करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में एक और राइट्स हमारा जोड़ा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता कि आज किसी भी व्यक्ति को जो है किसी पर्टिकुलर, किसी रिलीजियस, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाने से रोक सके। तो एक इसके अंतर्गत आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक। तो इसमें जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दो पॉइंट और मैं बताता हूँ, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है एक ही है नास्तिक सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म जैसे मैंने अभी बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
सेक्युलरिज्म, ठीक, धर्मनिरपेक्षता, इसका हिंदी में मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म क्यों बनाया गया इंडिया को? क्योंकि इंडिया को ये बता दिया गया कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, जहां पर किसी ने पर्टिकुलर रिलीजन को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मान्यता नहीं दी गई। जैसे कि यहाँ पर हिंदू की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, उसके बाद में सभी माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू मेजोरिटी में आते हैं। तो क्या है यहाँ पर सेक्युलर बना दिया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया कि हिंदू जो हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो दुनिया हमारे कंट्री का, जो हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का एग्जाम्पल देती है, इसी वजह से, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का जो सम्मिश्रण है, इसको बनाया गया है। तो सेक्युलर मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर नॉन रिकॉग्नाइज्ड पर्टिकुलर रिलीजन, नॉन रिकॉग्नाइज्ड टू पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हमारा देश का सेक्युलर कंट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल है करियर माउंट 2.0, इसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन, जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। और उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो है किस सब्जेक्ट की और आप लोगों को जरूरत है, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो सारी वीडियो, सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं अपने चैनल पर करियर माउंट 2.0 पर जो है उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।